नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। तारीख है आज 9 सितंबर और हम डिस्कस करेंगे आज जीएस 3 के बहुत ही बेहतरीन दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा पीपीपी पे, मतलब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उस पर एक क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका है जीएस 3 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे। ठीक है, तो दोनों ही सवाल बहुत ही बेहतरीन है। सवाल आपको सुबह दिया गया था, उसका आपने आंसर लिखा है। आपके जो आंसर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जो मॉडल आंसर उसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है ना। जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको अपने आंसर सबमिट करने हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम खुल जाएगा। वहाँ पर आपको जो आपके आंसर हैं सबमिट करने हैं, दूसरे को जो आंसर है वो भी देखना है। आपको सीखना है कि कहाँ पर डायग्राम बनाया जाता है, कहाँ पर चीज़ें मतलब कैसे कंटेंट इंप्रूव किया जाता है। पहला सवाल है, रिविजिटिंग पीपीपी मॉडल इज़ की फॉर इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। एनालाइज कीजिए इसको। यहाँ पर बात ध्यान सुनना। कह रहा है पीपीपी मॉडल जो हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या होता है? रिविजिट करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़, जो नॉर्म्स रेगुलेशंस हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जो तरीके हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, उससे हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो हम चाहते थे। तो इसको दोबारा से रिन्यू करने की, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसी को हम कहते हैं रिविजिट करना। ठीक है, जो पीपीपी है इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये कह रहा है आपको। तो पहले करेंगे क्या, पहले इसके जो इश्यूज़ हैं पहले आप वो बता देंगे। ध्यान सुनना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 15 मार्क्स का। सोचो, अगर यही क्वेश्चन 15 मार्क्स के बजाय अगर 10 मार्क्स का रहता तो क्या करते? ध्यान सुनना, अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर होगा इस तरह का। सबसे पहले आप इंट्रो देंगे। इंट्रो में आप पीपीपी मॉडल के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर बॉडी में आएंगे। बॉडी में ये बताएंगे कि जो पीपीपी मॉडल है इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हमारा मॉडल फेस कर रहा है और क्या क्या रिफॉर्म्स लिए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आंसर को आप कंक्लूड कर देंगे। ये आंसर हो गया तब जब ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाए। अगर यही क्वेश्चन केवल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा ना, तो ये जो सिग्निफिकेंस वाला पार्ट है वो नहीं लिखेंगे आप। सबसे पहले आप अपना जो इंट्रो है वो दे देंगे, पीपीपी के बारे में बता देंगे। फिर बॉडी में आएंगे। बॉडी में सीधे आप इश्यूज़ को बताएंगे कि व्हाट इश्यूज़ पीपीपी मॉडल इज़ फेसिंग। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि हमें मतलब क्या है। कह रहा है कि रिविजिट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या, कोई इशू है तो उसको रिफॉर्म करना है। तो जो इश्यूज़ हैं वो बता दीजिए और आप क्या मेजर्स लेंगे, क्या क्या रिफॉर्म्स लेंगे, आप वो बता दीजिए। काम हो गया। चूँकि क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, आपको केवल 150 वर्ड में इसका आंसर लिखना है, तो आपको अपने वर्ड्स कम से कम रखने होंगे। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे, फिर आखिर में कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। पीपीपी के बारे में कहाँ से पढ़ना है आपको? गूगल पे जाएंगे, पीपीपी मॉडल सर्च करेंगे, आपको कंटेंट यूपीएससी मेंस जीएस 3 के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, पीपीपी में होता क्या है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी के बीच में, गवर्नमेंट और प्राइवेट ठेकेदार के बीच में, जहाँ पर फाइनेंस कौन देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन झेलेगा, मतलब कि जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी इनपुट वगैरह हैं, कोई जैसे कि मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग मतलब वो मॉडलिंग नहीं, मॉडलिंग मतलब जो इसका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मॉडलिंग करनी होती है कि किस तरह से बनाया जाएगा, टेक्निकल एक्सपर्टाइज कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, तो कौन क्या देगा पहले हम लोग एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि सरकार क्या देगा, जो ठेकेदार है वो क्या क्या चीज़ें देगा। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका महत्व समझो। हमारा जो गवर्नमेंट है इसकी फिजिकल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। हम लोग पहले से ही फिजिकल डिफिसिट फेस करते हैं, तो हम लोग उतना खर्च नहीं कर पाते इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अगर हम प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो प्राइवेट पार्टी का पैसा आएगा, उनका जो एक्सपर्टाइज है वो आएगा। मतलब जो भी हम रोड, पुल, जो भी ब्रिज हम बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा इफ़िशेंसी से बनेगा, ज़्यादा अच्छे से बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब गोवा आएंगे
तो जो साउथ गोवा को नॉर्थ गोवा से लिंक करता है एक ब्रिज है, मतलब एक और नया ब्रिज बन रहा है। तो ब्रिज को दिलीप बिल्डकॉन एक कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बना रहा है। बहुत ही बेहतरीन ब्रिज है, उसमें कोई भी जो पाए हैं वो नहीं है, वो बस जो होता है ना रोप, वो वाला ब्रिज, लिंक वाला ब्रिज वो वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक्सपर्टाइज़ है वो कहाँ से आया, जो प्राइवेट पार्टी है वहाँ से आया। हो सकता है कि फंडिंग भी वही दे रहा हो। मतलब कि यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो सब किस तरह से डिवाइड होगा गवर्नमेंट और पार्टी के बीच में, वो सब चीज़ें लिखी होती है एग्रीमेंट में। तो जो ये पीपीपी होता है यहाँ पर डिलीवरी फाइनेंस दोनों को आसान बनाता है पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि सरकार के पास कैपेसिटी काफ़ी कम है खर्च करने की। पहले से ही हमारे पास पैसे खर्च करने होते हैं सब्सिडी पर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है, वो सब करने होते हैं। अब चूँकि हमारा जो जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ ग्रो करता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। इसके साथ साथ इनका जो टेक्नोलॉजी होता है वो नया होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इनका जो एफिशिएंसी है मैनेज करने की वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके कारण जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी टाइमली बन जाया करते हैं, वरना सरकार काफ़ी टाइम ले लेती है, डिले होता है काफ़ी ज़्यादा उसमें। तो ये मेन सिग्निफिकेंस है पीपीपी प्रोजेक्ट का, जो पीपीपी आपका एग्रीमेंट है उसका। अब आती है बात कि क्यों रिविजिट करने की ज़रूरत है। पहला रीज़न ये है कि हमारे जो अभी के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें काफ़ी सारे डिस्प्यूट आते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म की मतलब हमारे पास नहीं होता। प्लस गवर्नमेंट अगर एग्रीमेंट को चेंज करती भी है तो एलिगेशन ये लगता है, मान लो कि कोई ठेकेदार ने ठेका लिया और सरकार ने उसका एग्रीमेंट चेंज करके उसके फेवर में कर दिया, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग यही सोचेंगे ना कि सरकार को पक्का इसने घूस दिया है इसलिए गवर्नमेंट ने इसको थोड़ी सी रियायत दी है, समझ रहे हो। तो इसी कारण से गवर्नमेंट काफ़ी जो रिजिड रवैया है वो अपनाती है, गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। फिर इस वक्त क्या होता है, कैपिटल का अभाव होता है, रेगुलेटरी हर्डल्स, लैंड एक्वायर करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद समझो जो ड्यू डिलिजेंस है प्रोजेक्ट डेवलपर का, वो मतलब उसका काफ़ी एब्सेंस होता है। ड्यू टू दीज रीजंस हम लोग ये देख, अच्छा यहाँ पर जो प्राइवेट पार्टी है ना उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो, जैसे कि जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है इसका अडॉप्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र ये भी उतना ज़्यादा अब नहीं लिया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा, मतलब कि ठेकेदार अब इंटरेस्टेड नहीं है इन मॉडल्स के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में। तो किया जाए कि अभी जो इशू है इनएफिशिएंट और इनएक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिस्क, अधिकांश रिस्क प्राइवेट पार्टी पर दे दिया जाता है, जैसे कि फंडिंग का, टेक्नोलॉजी का। तो करना क्या चाहिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी के बीच में जो रिस्क का, बीच में जो आपका लोकेशन रिस्क का वो सूटेबल हो, मतलब कुछ रिस्क गवर्नमेंट भी अपने पास रखे ताकि थोड़ा सा मतलब जो प्राइवेट पार्टी है उसको रियायत रहे। ये बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि गवर्नमेंट को रिस्क लेना चाहिए, मतलब वो मतलब क्यों कमा रहा है प्रॉफिट, मगर आपका जब मॉडल नहीं चल रहा है तो इंसेंटिवाइज करने के लिए सब मेजर्स ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ जो पॉलिसी एंड गवर्नेंस है उसे मौजूद करना होगा, जैसे कि मान लो कि ठेकेदार को लैंड एक्वायर करना है तो उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए लैंड एक्वायर करने में। इसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो डाटा बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिसीजन होने चाहिए। कैसे होगा, जब डाटा कलेक्ट किया जाएगा। लैक ऑफ कैपेसिटी विद इन द गवर्नमेंट एंड जो भी ठेका दिया जाता है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। पहला तो कट, जो आपका पैसा जो एक जो घूस है उसका तो सिस्टम होता ही होता है इसमें। तो क्या जाएगा, मतलब क्या जानना चाहिए, एक जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है वो बनाया जाना चाहिए जो इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करे। जो इंफ्रा का जो पीपीपी प्रोजेक्ट है उसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए जो इन प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करे और वो रिकमेंड करे कि किस ठेकेदार को रियायत मिलनी चाहिए, किसको रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखो 2 पॉइंट यहाँ पर और हैं। पहला ये है कि जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज़्म है वो क्विक, एफिशिएंट और इन्फोर्सबल होना चाहिए, ताकि अगर इसने कोई डिसीजन दिया तो वो दोनों पार्टी को मानना होगा, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट पार्टी को भी। ठीक है। आगे ये है, अब आती है बात कंक्लूजन की। उसमें क्या लिखेंगे आप, उसमें ये लिखेंगे कि जो रिकमेंडेशन है विजय केलकर कमेटी की उसको इम्प्लीमेंट किया जाए पीपीपी पर। ये कैसे पता, आप जब पूरा टॉपिक कवर करेंगे ना पीपीपी वाला, तो वहाँ पर आपको इसका डेफिनेशन, इसके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या बेनिफिट हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं, सब पढ़ने को मिलेगा। तो जो रिकमेंडेशन विजय केलकर कमेटी की उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिस्क शेयरिंग है उसको रिबैलेंस किया जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट जो
का जो मैकेनिज्म है वो बनाया जाए ताकि जो लीगेसी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फाइनेंसिंग का जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। होता क्या है कि बैंक झेल रहा है एनपीए का इशू, तो बैंक थोड़ा कतराता है फंडिंग देने से प्राइवेट पार्टी को, ठेकेदारों को, क्योंकि अगर वो एनपीए हो गया तो फिर और लॉस बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि जो बॉन्ड मार्केट है उसको डेवलप करना चाहिए, इसके साथ उसको और डिपेंड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड होता है, म्यूचुअल फंड टाइप का जो बनता है INVITS, तो उसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल पहला वाला, पीपीपी मॉडल वाला। क्लियर है? करना क्या है, अगर आपने आंसर लिखा है तो आप मैच कर लीजिए कि आपने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपने आंसर नहीं लिखा है, आपने लेक्चर देख लिया, अब उसके बाद खुद से जो आंसर है उसको लिखने की कोशिश कीजिए इसी लाइन पे जो आपको मैंने बताया है। हाँ, अब पलट के मत देखना कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था, अब बस एक पेज लेना, क्वेश्चन उतारना और अपना जो पूरा आंसर उसको लिखना शुरू करना। कंटेंट अब देख के मत लिखना। अगर तुमने पहले आंसर लिखा होता, लेक्चर के पहले लिखा होता, तो तुम देख सकते थे कंटेंट, देखो फिर आंसर लिखो, कोई इशू नहीं है, मगर पढ़ लिया अब मन से आंसर लिखो। अगला हमारा सवाल है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पर। कह रहा है कि इंडिया में ये सफ़र करता है वेरियस शॉर्टकमिंग से। वो शॉर्टकमिंग कौन कौन से हैं? पहले क्या करेंगे आप, पहले आप डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसके बाद आप उन शॉर्टकमिंग को बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के साथ। इसके बाद क्या क्या मेजर लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको इम्प्रूव करने के लिए, इस मार्केटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये जो तीनों बातें हैं वो हो गई। आपको इसे 3 बातें लिखनी है और ये क्वेश्चन केवल 10 मार्क्स का है, तो आपको काफ़ी कंसाइज पॉइंट यहाँ पर लिखने होंगे। समझो, पहला है कि आपने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसका क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो होता है वो एक सीरीज़ है एक्टिविटीज़ का, जैसे कि इसमें जो भी काम आप करते हैं एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है उसको खेत से कंज्यूमर तक पहुंचाने का सभी काम, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, आप जो मान लो कि आपने धान काटा, आपने धान निकाल लिया, चावल निकाल लिया, अब चावल को आपको पहुंचाना है कंज्यूमर के हाथ में। क्या करेंगे, उसको आप पैक करेंगे, उसको आप स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके बाद उसको रिटेल सेल करके उसको आप बेचेंगे या फिर उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग या एक्सपोर्ट, ये सभी चीज़ें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आती हैं। इसके साथ साथ जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग है, मार्केट इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रेडिंग हो गया। मतलब ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो आलू है वो किस ग्रेड का है, क्या वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आलू है या फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही है। इसके साथ साथ आपका जो अनाज है वो किस स्टैंडर्ड का है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन में, अगर वहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये सब जो बातें हैं, सारी जो बातें हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती हैं। अब इसके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं आपको वो बताना है। पहला इशू ये है कि हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग का सुविधा उतना ज़्यादा नहीं है। जो FCI है उसने कुछ खास स्ट्रक्चर बनाए नहीं हैं। जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है ना वो काफ़ी कम है हमारे पास। जैसे कि बिहार में जो आलू होता है, पोटैटो होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए काफ़ी कम हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं कोल्ड स्टोरेज की, वो एक मेन इशू। तो होता क्या है, जब आपको स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं मिलता तो आप उसको स्टोर नहीं कर पाते, आपको आपका प्रोड्यूस तुरंत मार्केट में बेचना होता है। चूँकि सबका फसल एक ही साथ कटा है तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है प्रोड्यूस की, इसी कारण से वहाँ पर प्राइस क्रैश हो जाता है। अब सोचो, जब प्राइस क्रैश हुआ तो किसान को उसका वाजिब जो दाम है वो तो नहीं मिला, उसका जो फेयर प्राइस है वो तो नहीं मिला। कुछ टाइम के बाद जो मिडल मैन हैं वो सभी अनाज को जो प्रोड्यूस उसको खरीद लेते हैं, बाद में उसको आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करके उसको बेचते हैं। समझ गए? तो जो मुनाफा मिलना चाहिए था किसान को, मुनाफा नहीं मिल पाता किसान को, क्योंकि उसके पास स्टोर करने का फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी हैं, बिचौलिए जो मिडल मैन है काफ़ी ज़्यादा हैं। किसानों से वो अनाज खरीदते हैं, जाके फिर वो कंज्यूमर को बेचते हैं स्कार्सिटी क्रिएट करके। इसी कारण से होता क्या है, किसान को जो उसका वाजिब दाम है वो नहीं मिलता और जो कंज्यूमर है उसको महंगा सामान मिलता है। इसके साथ देखो कि हमारे पास जो मार्केट हैं, अभी APMC मार्केट तो खैर है ही, APMC मार्केट के साथ साथ कई सारे
मार्केट ऐसे हैं जो जिसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पर क्या होता है, कई सारे चार्जेस के नाम पर पैसे ले जाते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि वेट चार्जेस हैं, प्लेजिंग चार्जेस हैं, और किसान को ये कहता है कि चार्ज सबसे न ले रहा है इसलिए हम भी दे देते हैं। तो चूँकि पैसा सबको देना पड़ रहा है इसलिए आप भी दे रहे हैं, तो सबको लूट रहा है वो। इसके साथ साथ हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन का थोड़ा सा कमी है। दैट्स वाई फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट एंड टाइमली एंड चीप क्रेडिट। दैट्स वाई चूँकि उनको पैसा नहीं रहता अगली फसल लगाने के लिए, तो वो अनाज को तुरंत बेचते हैं, ताकि अनाज बेचा, पैसा मिला, उसको जा करके हमने अगले फसल में लगाया। अब इशू ये है कि जब आपने जब अनाज बेच दिया कटाई के तुरंत बाद, तो आपको दाम तो बढ़िया मिला नहीं, तो ये मेन इशू होता है। ठीक है, अगला जो हैंडलिंग है वो हमारे पास उतना अच्छा नहीं है, ग्रेडिंग उतना अच्छा नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमारे पास पूरा व्यवस्था ही नहीं है। किसान जो चीज़ें उपजा रहा है उसकी ग्रेडिंग कैसे किया जाए, उसके लिए सुटेबल चीज़ें होती हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका, वो हम लोगों ने डेवलप नहीं किया। जैसे कि नॉर्थ इंडिया, जो ईस्ट इंडिया का जो हमारा पार्ट है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर नहीं होती चीज़ें अवेलेबल। दैट्स वाई यहाँ पर जो FCI है वो उतना प्रोक्योरमेंट भी नहीं कर पाता। जैसे कि मान लो कि किसान ने धान उपजाया है, धान ले गए, तो FCI वाला ये बोलता है कि धान में कंकड़ ज़्यादा है, धान में मिट्टी ज़्यादा है, वो उसको प्रोक्योर नहीं करता, लाख बहाने बनाता है, घूस खाता है, फिर लेता है। तो होता क्या है कि अगर वहाँ पर ग्रेडिंग का सुविधा रहे, वहाँ पर अगर प्रोसेसिंग का सुविधा रहे, तो धान को ग्रेड करके उसको दिया जाए, फिर वो MSP पर अपना जो माल है वो प्रोक्योर कर ले, या फिर उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, कहीं और हम बेच पाएँ। ये सब जब सुविधा होती है ना, तो चीज़ें आसान होती हैं, तो चीज़ें फैसिलिटी होती है वहाँ पर। लैक ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्ड सिस्टम, ये भी एक मेन इशू है। इसके साथ देखो, ये जो इश्यूज़ हैं इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया है। पहला कदम आपका ये है कि ई-नैम बनाया गया है। ई-नैम से किया गया कि जो भी हमारा लोकल मार्केट है, जो मंडी है, नेशनल लेवल पर उसको यूनिफाई करा दिया गया। मतलब कि पूरे देश को एक सिंगल नेशनल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब किसान मान लो कि यूपी में है, अपना सामान पंजाब में बेच सकता है, तमिलनाडु में बेच सकता है। हाँ, लॉजिस्टिक कॉस्ट का इशू है, वो मानता हूँ, वो अभी भी है, मगर एक मार्केट बना तो दिया गया, ये सुविधा पहले नहीं थी। दूसरा, जो APMC एक्ट है इसको हटा करके नया वाला जो APMC एक्ट है, मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट, इसको लाया गया। सुनो, मॉडल इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये एक्ट मॉडल एक्ट है। स्टेट इस एक्ट को स्टेट इस वाले बिल को अपने राज्य की विधानसभा में पेश करेगी, उसको पास करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल बना दिया है कि जिसे जिसे ये वाला एक्ट पास करना है, इसी वाले के आधार पर अपना अपना पास कर लो। अब देखो, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, एग्री मार्केट नेट, जो कि जो कमोडिटीज़ हैं उसका होलसेल प्राइस दिखाता है रियल टाइम में। ये जो प्राइस होता है वो आता है APMC मार्केट से, किसान मंडी से, किसान विकास केंद्र से, जो एग्रीकल्चरल बोर्ड होते हैं वहाँ से। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन ग्रीन है वो लॉन्च किया है, ताकि जो प्राइस क्रैश होता था टमाटर में, प्याज में और आलू में, उससे बचा जा सके। जो किसान है उसको, जो ये फसल लगाते हैं, उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ क्या गया कि नीति आयोग ने एक इंडेक्स बनाया है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, ताकि जो एग्रीकल्चर मार्केट हैं वो आपस में compete कर सकें इस रैंकिंग में, अपना रैंक और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा रैंक रहेगा उतना अच्छा रेटिंग उस मार्केट का रहेगा। इसके साथ साथ जो FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, उनको टैक्स पे करने से छूट दिया गया है 5 साल तक के। ठीक है ना, अगर वो प्रॉफिट कमाते हैं उस पर, तो उस पर 5 साल का छूट रहेगा, उसको टैक्स नहीं पे करना है आपको। जो प्रोड्यूस है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपोर्ट लाइक बढ़ाने, मतलब बनाने के लिए एग्रो रेडिएशन सिस्टम, मतलब जैसे कि जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन से आपके प्रोड्यूस को ट्रीट किया जाएगा। ये जो सुविधा केंद्र है सब बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आपका एक नया मॉडल बनाया गया है फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये भी एक अल्टरनेट मार्केट है। जो सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग का, ये एक अल्टरनेट मार्केट है ना, जो कंज्यूम करता है प्रोड्यूस को, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो, सब चीज़ों को। तो यहाँ पर बताया क्या आपने कि कौन कौन से मेजर लिए गए हैं। अब बताएंगे कंक्लूजन में कि कौन कौन से मेजर और लिए जाने चाहिए, लिए जाने की ज़रूरत है। आप ये बताएंगे
कि जो सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि अगर किसान स्टोर करता है, अगर उसका वो मतलब रखता है फ्यूचर में सेल करने के लिए, तो उसको इलीगल ना बनाया जाए। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, जो मार्केट सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए, इंटर मार्केट लिंकेज को और बढ़ाया जाए, ताकि अगर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है दाम तो वहाँ पर आपको प्राइस मिल जाए। प्लस प्राइस डिस्कवरी आसान होनी चाहिए, किसान को पता होना चाहिए कि जो हमारी फसल का दाम यहाँ पर कितना है, वहाँ पर कितना है, ताकि वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ठीक है, इसके साथ साथ एपीएमसी मार्केट के साथ साथ जो आपके प्राइवेट मार्केट है उसको भी प्रमोट किया जाए, और एफपीओ को प्रमोट किया जाए, फार्मर्स प्रोड्यूसर जो है ना, इनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे जो मेन रिफॉर्म है वो लिए जाने की ज़रूरत है। तो आपने आज 2 टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक आपने पढ़ा पीपीपी के बारे में कि उनके साथ क्या इश्यूज़ हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या रिफॉर्म लिए जाने चाहिए। ये 3 पार्ट कहाँ पढ़ा आपने? पहले क्वेश्चन में। फिर पढ़ा आपने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में, आपने उसका डेफिनेशन देखा, उसके साथ क्या इश्यूज़ हैं, क्या मेजर लिए गए हैं और क्या मेजर लिए जाने चाहिए। तो आपने ये 4 टॉपिक यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो यही हमारा तरीका होता है कि हम क्वेश्चंस के जरिए जो टॉपिक है ना उसको कवर करते हैं, और मेंस जो तैयारी है उसको हम बढ़िया करते हैं। ठीक है, तो ये हुई बातें हमारे आज की। कल सैटरडे है, कल आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा एथिक्स का, लिखिएगा, सबमिट कीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल रात में 9 बजे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।